अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज और तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। अलग अलग मौज़ूआत पर अलग अलग शख्सियत को हम अक्सर दावत देते रहते हैं। मेरे साथ लाइव बातचीत करने के लिए सबा मीर साहिबा जुड़ चुकी हैं। बाखूबी आप जानते हैं, चंद दिन पहले जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रिजल्ट आता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ से काफी स्टूडेंट कामयाबी हासिल करते हैं। सबा मीर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। यू वेलकम मैम। आज इनसे हम तफसीलन बातचीत करेंगे टिप्स एंड स्ट्रेटजी। जब ये पढ़ते थे, क्या टिप्स देना चाहेंगे उस वक्त पर, क्या चीजें, क्या स्ट्रेटजी अपनाई इन्होंने। बेसिक एजुकेशन को लेकर बात करेंगे। और मेन जो अहम सवाल रहता है मार्क्स को लेकर, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट 10th में टॉप करता है और जो बेचारा एवरेज रहता है 60% या 70%, उसको पेरेंट्स, उसके बाद फैमिली का कितना रोल रहता है, इसी सब पर बात करने के लिए सब अमीर साहिबा हमारे से जुड़ चुकी हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइएगा, आपकी टिप्स एंड स्ट्रेटजी क्या रही, इसके बारे में बताइएगा डिटेल में जी। देखिए, जहाँ तक कि इसके जेकेपीएससी की सवाल है तो 2020 में मैंने स्टार्ट की थी ये जर्नी। पहले तो 2019 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई। मास्टर्स के बाद हमें नेट की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है। तो फिर 2020 में जब कोविड का पीरियड था, थोड़ी इंस्पिरेशंस मिली कि मुझे इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया। तो एक वो होती है ना आपकी नाकामयाबी भी आपको कुछ अलग रास्ते चुनने के लिए एक उसने ऊपर वाले ने एक रास्ता तैयार किया होता है। तो शायद हम्म। मुझे भी लगता है कि मेरे लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया गया था, क्योंकि आई वॉज प्योरली इन साइंसेस। ऐसा था ना कि एक बंदे का सपना होता है कि 12th में मेरे को कोई पूछता था तो आई वॉन्टेड टू बी अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मैं बोलती थी हर किसी को। तो मैं हम्म। उस फील्ड में, अब मैं जिस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रही थी, माशाल्लाह से वो भी मेरा एक ड्रीम था कि प्लांट टिश्यू कल्चर में मैं करूँ। आई वांटेड टू बी अ रिसर्चर। बट अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक अलग ही रास्ता रखा था। तो मुझे अल्लाह ताला ने वो भी दिया, हर चीज़ से मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा है, और मैं हमेशा अल्लाह का इसके लिए ना शुक्रगुजार रहूँगी कि अल्लाह ने मेरे लिए एक रास्ता ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन रखा था। तो 2022 में ऐसे स्टार्ट किया मैंने कि मेरे पास बुक्स आई। अब मेरे पास बुक्स आई, मुझे पता नहीं था कि इन बुक्स का करना क्या है। तो वो बुक्स को मैंने ओके। एक बार देखा और ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आया कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, तो मैंने उनको पूछा उनसे कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। उन्होंने कहा कि तुम बेसिक स्ट्रैटेजी देख लो हर किसी की। तो मैंने एक अक्षय जैन करके 2020 में उनका यूपीएससी में आई गेस सेकंड रैंक आया था, तो मैंने अक्षित जैन की जी। स्ट्रैटेजी एक बार देखी। तो फिर मैंने एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बताया, तो मैं आज आपके साथ भी वही शेयर करूंगी कि मैंने सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर किया। सब कहते जी हैं प्लीज। 6, 7, 8, 9, 10th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। तो मैंने जो जुलाई 2020 था वहां से स्टार्ट किया। तो मैंने पहले एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी। मैंने स्टार्ट ही 11th 12th से किया। आई डोंट नो, मुझे अब याद नहीं है मुझे किसने सजेस्ट किया या मेरे मन ने खुद किया था कि मैंने 11th 12th की एनसीईआरटी से स्टार्ट किया। बैकग्राउंड आपका साइंस और रहता है मैम। बैकग्राउंड बैकग्राउंड आपका साइंस रहता है, उसके बाद आप एनसीईआरटी हाँ, को चूज नहीं करते हैं, सीधा जंप करते हैं रेफरेंस पे। नहीं नहीं, रेफरेंस पे नहीं, एनसीईआरटी 11th क्लास की, जो 11th 12th की है ना, मैंने जी। बेसिक एनसीईआरटी जैसे कहा जाता है ना 6, 7, 8, 9, 10th की, ठीक। मैंने वो नहीं की। मैंने 11th 12th से स्टार्ट किया है। और फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है ना, डिबेट्स चल रही होती हैं, सोशल मीडिया की टॉक्सिसिटी होती है, सब कुछ। और मैंने पहले पॉलिटिकल थ्योरी करके एक बुक आती है एनसीईआरटी की, 11th क्लास की है, मैंने वो किया। जी। और ट्रस्ट मी, वहाँ की जो एग्जाम्पल्स थी, मैं इतना फैसिनेट हुई ना उससे कि एक होता है ना, एक शिद्दत डेवलप होती है। देखो सर, मैं मैक्सिमम यंगस्टर्स से ये बात शेयर करना चाहूँगी, हम लोग मोहब्बत करते हैं ना, कभी हमें अपने रब से मोहब्बत होती है, अपने पेरेंट्स से होती है, अपने भाई बहनों से मोहब्बत होती है। वैसे ही जो मेरी लाइफ का मेन मोहब्बत का रहा है ना, वो मेरी बुक्स रही हैं। और जब वो शिद्दत में अपनी बुक्स में लाती हूँ ना, तो कंप्लीटली मैं लाती हूँ उसमें कि फिर मुझे अगर उनसे एक बार मोहब्बत हो जाए ना, तो फिर मैं उनको पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ती हूँ। तो ये यूपीएससी की जर्नी भी ऐसी हुई, जब मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की तो एक ऐसा हो रहा था ना कि मुझे इंटरेस्ट बन रहा था कि यहाँ, हाँ, ये कंप्लीट करना है मुझे। तो वहां से मैंने बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट नहीं किया, मैंने 11th 12th की से स्टार्ट किया। और ऐसे मैंने किया, और फिर मैं थोड़ा बायजूस एनालिसिस होता है ना, पर डे करंट एनालिसिस निकालते हैं, वो वीडियोस देखी। तो जून जुलाई तक मैंने यही किया।
अगस्त तक। फिर अगस्त में मैंने वीडियोस पे जंप किया कि बुक्स तो थी मेरे पास में। एक हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री थी बाय पूनम दहिया दलाल, मैं वो बुक रीड करती थी और मुझे समझ आ जाती थी। मैम जैसे आपने जिक्र किया ना 11th और 12th, पहले हम उसी पर बात करेंगे। पॉलिटी के लिए आपने बोला पॉलिटिकल थ्योरी, सब सब्जेक्ट के लिए आप 11th-12th ऑप्ट करते थे या बाकियों के लिए आप सीधे जंप कर चुके थे रेफरेंस पे, जी नहीं, सब वीडियोस वगैरह पे? सब्जेक्ट्स के लिए मैंने 11th-12th ही ऑप्ट किया है, सब सब्जेक्ट्स के लिए। और आपको जी मैं बताना अब चाहूंगी एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि या अभी तक मैं आपको एक बताती हूँ, ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट रहता है, एक बेसिक सब्जेक्ट रहता है इस प्रिपरेशन में, GS1 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो। तो आपको मैं बताना चाहूंगी, जो व्यूअर्स इसको देख रहे भी हैं, क्लास 11th की ज्योग्राफी बुक्स दोनों, चाहे वो वर्ल्ड की है या इंडिया की है, उनको सीरियस लो, इतना सीरियस लो कि उसकी एक एक लाइन आपको रट जाए, क्योंकि दैट इज टू इम्पोर्टेंट। जितने भी आपके इनफैक्ट आपके मेंस के क्वेश्चंस भी जो आते हैं ना, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप लिमिटेड लाइंस लिखनी होती हैं, और वो लिमिटेड लाइंस में ही आपको क्लास 11th की ज्योग्राफी में वो चीजें मिल जाती हैं। तो मैं स्पेशली फोकस करना चाहूंगी, आप पढ़ो बाकी सारी एनसीईआरटी भी, पर ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी होगी ना, उसको आपने अपने साथ हर वक्त लेके चलना है, क्योंकि वो मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे ही आर्ट एंड लिटरेचर की जो बुक मैं बात करना चाहूंगी, आर्ट एंड लिटरेचर की, वो आई थिंक कंबाइंड बुक आती है। तो स्टार्टिंग में मैंने वो की, तो फिर उसके बाद जब मेरे पास थोड़ा टाइम लिमिटेड रह जाता था, तो मैंने जितनी भी लास्ट में जो उसकी पिक्चर्स होती थी ना, जो उस बुक पे दी होती थी, उनका मैं गूगल सर्च करके वगैरह डिटेल्स ले लेती थी, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता था। तो और हिस्ट्री की जहां तक मैं बात करूंगी, हिस्ट्री की मैंने क्लास 11th-12th की तमिलनाडु बोर्ड प्रेफर किया है, और स्पेसिफिकली क्लास 12th की, जहां से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का और वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट कवर होता है। और मैम ट्रस्ट मी, वर्ल्ड हिस्ट्री हिस्ट्री में पर्टिकुलर किस पे फोकस करना है, ज्यादा वेटेज किसकी रहती है? पहले कहा जाता था मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है वेटेज, बट अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली एंशियंट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है और मिडीवल भी इतना इम्पोर्टेंट है। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा स्पेसिफिक इतना एंशियंट पे नहीं गया था। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, एंशियंट की बात कर रही हूँ मैं, और मैंने चोला एम्पायर वगैरह स्किप किया था। बट अब से जब 2020 के बाद मैंने एक बार अटेम्प्ट दिया, तो वहां पे मुझे लगा कि नहीं, इट्स नॉट सफिशिएंट, तो फिर मैंने वो चीजें भी कवर करनी शुरू की जो मैंने स्किप की थी। तो आजकल तो सब ही इम्पोर्टेंट हो चुका हुआ है, हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि मॉडर्न हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, वेटेज आपको बराबर देनी पड़ेगी। बट मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप प्रिपरेशन करो, तो 3 सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो आपको मेन लेके ही चलने पड़ते हैं, कि जिसपे आपकी कमांड अच्छी होगी, देन यू विल स्कोर मच गुड इन प्रीलिम। स्पेसिफिकली जो इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एंड जियोग्राफी प्लस ईवीएस, क्योंकि दोनों का सेम वेटेज होता है। अगर ये 3 सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड अच्छी है, तो यू विल स्कोर गुड। मैम इकोनॉमी जो है ना, उसमें भी बोलते हैं कि मैक्रो पढ़नी चाहिए, माइक्रो को छोड़ना चाहिए, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप हाँ, एनसीईआरटी को लेकर? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैक्रो मैम पढ़ो, क्योंकि जो इकोनॉमी थी वो एक मेजर सब्जेक्ट होता है। पहले बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, तो मैं तो फोबिक थी, और अभी मेरे को इकोनॉमी सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो इस तरह से मैंने रीड की है कि वो चीजें समझ आती हैं आपको। मैंने जो स्पेसिफिकली कोई बुक, ट्रस्ट मी, मैंने पढ़ी 11th-12th की, मुझे नहीं समझ आई, तो फिर मैंने मृणाल सर की जो यूट्यूब लेक्चर्स थे मैंने देखे, मुझे इतना समझ नहीं आया उनसे भी। पर मैंने टेलीग्राम पे 2020 में उनकी वीडियोस अवेलेबल थी, मैंने वो ली, वो देखी, और हैंडआउट्स जो सर के थे वो अपडेट होते रहते हैं। 2020 वाले मैंने वीडियोस देखी, तो मैंने 2020 के हैंडआउट्स किए। फिर रिसेंटली, जैसे अब तो 2023 चल रहा है, तो अभी तक जो मैं प्रिपरेशन करी थी वो 2022 के अकॉर्डिंगली की। एंड इफ यू विल डू दैट, दैट्स सफिशिएंट फॉर इकोनॉमी। सिर्फ इकोनॉमी नहीं वो कवर करवाते हैं, जो सोशल इश्यूज के पार्ट्स हैं, जैसे हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, सर ने वो भी इतने अच्छे से क्लियर कवर करवाया है ना, कि मैंने कभी भी किसी और सोर्स को देखा ही नहीं। चाहे मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते थे, बट मैंने सर को ही अपनी एक रिसोर्स ना लिमिटेड रखी थी, मैंने कोई और बुक नहीं पढ़ी है इकोनॉमी के लिए।
आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए एनसीईआरटी कौन-कौन सी पढ़नी चाहिए? आर्ट एंड उसकी एक ही स्पेसिफिक फाइन आर्ट्स की एक रेड कलर की बुक आती है, वो मैंने पढ़ी थी। बट आर्ट एंड कल्चर के लिए भी मैं आपको ना स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे GS1 में हमारे कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न आ जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, और ज्योग्राफी आती है, और सोसाइटी आती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या स्ट्रैटेजी बच्चों को रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम एंशियंट की बात करें, एंशियंट और मिडीवल की मेरे पास एक बुक है पूनम दहिया दलाल मैम की, तो उससे मैंने वो कवर किया एंड दैट वाज सफिशिएंट। और जो मुझे बेसिक अगर मुझे और नॉलेज होती थी तो वो मैं गूगल सर्च कर लेती थी, या फिर मैं क्या करती थी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, मैंने उसी तक अपना लिमिटेड रखा है। तो वहां से किया। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम से किया, बट वापस से एक नई बुक आई है, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया समथिंग बाय पूनम दहिया दलाल की आई है, वो मैम की आई है। एंड उसमें जो पार्ट्स मुझे लगता है कि एक तो वो अट्रैक्टिव भी है, और दूसरा उसमें क्या है, जो क्लास 12th की मैं आपको एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ ना मॉडर्न हिस्ट्री में, वो उस बुक में कवर्ड है। अगर आप वो करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। और फिर उसके बाद एंशियंट और आर्ट एंड लिटरेचर की बात करूं तो वही नितिन सिंघानिया से मैंने किया, बट दैट्स अ वेरी बल्की बुक। आपको सब नहीं करना है। जो एक यूपीएससी टॉपर थी, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, मधुमिता, तो उनसे मैंने थोड़ा सजेशन लिया यूट्यूब पे ही, कि उन्होंने कहा कि पूरी करने की जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है और बीच के चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको ज्यादा जानना है तो प्लीज मधुमिता मैम के चैनल को आप देखिए, और वहां से देखिए कि मैम ने क्या सजेस्ट किया है कि आर्ट एंड लिटरेचर कैसे करना है। तो वो स्ट्रेटेजी आप वो फॉलो करो, क्योंकि मैंने भी वही फॉलो की थी। सब नहीं करना होता क्योंकि। और जियोग्राफी के लिए तो क्लास 11th की एनसीईआरटी आर लाइक कि आपकी वो बेसिक बुक्स हैं, आपको वो रटनी चाहिए। और एट द सेम टाइम मैंने पीएमएफआईएएस के नोट्स लिए हुए थे, तो मैं उनसे भी रीडिंग करती थी। और इन्वायरमेंट की बात करूं तो इन्वायरमेंट के लिए भी मैंने सेम रखा था कि क्लास 12th की एनसीईआरटी की बायोलॉजी की सिर्फ इकोलॉजी यूनिट, वो आई थिंक 4th यूनिट है वो। अगर फोर्थ आप वो चैप्टर। करके जाओगे ना, जेकेपीएससी में लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था ना 2022 का प्रीलिम्स का, ईवीएस का हाई वेटेज था, ठीक ठीक वेटेज था। और ट्रस्ट मी, जिस बच्चे को क्लास 12th के कंसेप्ट्स याद होंगे ना, उसने वो इकोलॉजी से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब वो आराम से कर सकता था। तो इतने वो बेसिक थे, दो वो बच्चों को डिफिकल्ट लगे होंगे, पर जो साइंसेस के बच्चे होंगे जिन्होंने वो यूनिट किया होगा ना, उनके लिए वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्लास 12th की पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो इकोलॉजी यूनिट है आप वो कीजिए। और जो बेसिक बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे मैंने पीएमएफआईएएस से किया, बच्चे शंकर आईएएस करते हैं, तो वो आप देख लेना कि आपको क्या प्रेफर करता है इन दोनों बुक्स में से। और जहां तक की बात रही वर्ल्ड हिस्ट्री की, मैं भूल गई, पर वर्ल्ड हिस्ट्री स्पेसिफिकली मैंने क्लास 12th की जो तमिलनाडु बोर्ड था मैंने वहीं से किया है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते थे ना मेंस में, मैंने सिर्फ वो प्रिपेयर किया था, और आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट। क्योंकि आजकल तो वेटेज उसकी है ही नहीं, जेकेपीएससी की जो 2 रहे हैं, इनफैक्ट की यूपीएससी में भी काफी कम क्वेश्चंस आते हैं उस पार्ट से रिलेटेड। और जहां तक सोसाइटी की बात रही, मैंने सोसाइटी ओनली आईएएस के नोट्स से की थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो सेकंड जो हमारा GS2 रहता है, उसमें जो स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत, दैट इज बेसिक। अगर आपको अगर आपको वो नहीं हो पाती है तो आई हैव सम सजेशंस ऑन कि बायजूस की, सरमत सर की वीडियोस, जो बायजूस का पोर्टल है वहां पर काफी अच्छा सर ने समझाया है। अगर आपको वो आप देख सकते हो तो वो देखो, बिकॉज दे आर फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली। एंड सेकेंडली, आप YouTube पे हर्षित द्विवेदी करके भी एक चैनल है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, अगर लिमिटेड टाइम है तो आप रीडिंग करके भी कर सकते हो, इतना कुछ है नहीं है उस बुक में, बट आप हर्षित द्विवेदी की वीडियोस भी देख सकते हो। और गवर्नेंस के लिए मेरे पास एक बुक थी, कार्तिक के आयन करके एक बुक है गवर्नेंस की, गवर्नेंस इन इंडिया की, वहां से मैंने की थी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे मैंने उसके लिए भी ना। और करंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मैं करंट पे बाद में आऊंगी, पर करंट क्योंकि क्वेश्चंस काफी करंट से रिलेटेड मेंस में भी आते हैं और प्रीलिम्स में भी आते हैं। और
IR जो है, IR इंटरनेशनल जी रिलेशंस, वो भी करंट से रिलेटेड ही आपको करने पड़ेंगे। और इकोनॉमी का मैंने आपको बता लिया है। मृणाल सर की जो लेक्चर्स हैं दे आर सफिशिएंट। साइंस एंड टेक थोड़ी सी मैं वीक थी, क्योंकि साइंस एंड टेक करंट का भी चलता है, तो जो करंट से हो जाता था आई वाज डूइंग इट। बाकी जो मैंने मेंस की जो आती है ना विजन आईएएस की 365 आई गेस, उससे मैंने किया था। मैम, ये ये मैंने बताइएगा बेसिक बेसिक आपको कि बता दिया है। आपका रोस्टर रूटीन क्या रहता था, क्योंकि सुबह उठना या क्या, मतलब कैसा रूटीन रहता था इस, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट इसको लेकर हमेशा सर्च कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं हर जगह पे। जी ऐसे मैं बताना चाहूंगी कि 2020 में आपको पता है कोविड स्टार्ट हुआ था। तो कोविड का टाइम ऐसा था कि जब आप थोड़ा रेस्ट पे भी थे, तो वो मैंने आपको बताया ना, जून जुलाई से ही मैंने थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी स्टार्ट करना था, उससे पहले मैं रेस्ट पे थी। पर जब मैं सीरियस हुई इस एग्जाम को लेके, तो मेरे पेरेंट्स में से सिर्फ मैं और पापा ही घर पे थे। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि घर पे पापा और मैं हो तो थोड़ा काम भी करना पड़ता था। तो उस पीरियड में भी मैं सुबह उठती थी, ऐसे ऐसे मैं रात तक वो उन बच्चों में से नहीं हूँ जो रात तक पढ़ सके। मेरा मैक्सिमम टाइम 11 बजे तक ही होता है, तो 11 भी नहीं, 10 साढ़े 10 पर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। 4:30 5 o'clock इन ये इंटरवल होता था, जब सुबह उठ के ही नमाज वगैरह पढ़ के तो मैं बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। तो उसी दौरान जब आपको, जैसे आप हाउस होल्ड कोर्स भी करते हो, व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं हेडफोन्स लगा लेती थी। जो करंट अफेयर्स की वीडियोस होती थी मैं उस टाइम पे कवर कर लेती थी। तो फिर जो दिन का टाइम होता था आई यूज्ड टू स्टडी एट दैट टाइम आल्सो। फिर मैम, उसके बाद स्टार्टिंग में ना, जब स्टूडेंट स्टार्ट करता है उस टाइम काफी कंपोनेंट दिखते हैं, आईआर भी पढ़ना है, एथिक्स भी पढ़ना है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, स्टैटिक पोर्शन पूरा कंप्लीट करना है। उस चीज को कैसे पर्टिकुलरली आप डिवाइड करते थे? जी हाँ, वो चीज मेरे को भी एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जैसे मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम दो सब्जेक्ट्स लेके चलो। एक जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट लो, और एक लो जो तुम्हें आसान लगता है। क्योंकि आसान तो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि बहुत आसान सब्जेक्ट्स होते हैं, हर चीज का कंपटीशन लेवल दोनों ही सब सब्जेक्ट्स का है। बट मैंने क्या किया कि मैंने स्टार्ट पॉलिटी से किया, क्योंकि पॉलिटी में मेरा इंटरेस्ट बन रहा था, और साथ में मैंने लिया, मैंने मैंने हिस्ट्री ली थी, क्योंकि हिस्ट्री में भी मुझे मजा आ रहा था पढ़ने में, और मैं रीड करके पढ़ सकती थी वो। तो मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स को लिया, और मैं इन्हीं दो सब्जेक्ट्स पे फोकस करती थी। और थर्ड मैंने ये रखा कि जब मुझे टाइम, मैं आपको बता रही हूँ ना, करंट के लिए मैंने बायजूस एनालिसिस ही देखा है, तो वो मैं वीडियोस देख लेती थी। तो ये दो सब्जेक्ट्स, मिनिमम दो सब्जेक्ट्स लो, और वो सब्जेक्ट्स लो, एक मुश्किल हो एक आसान हो। अगर आपका एक कंप्लीट हो जाता है, दूसरे पे आपको टाइम लग रहा है, तो उसको टाइम दो, पर एटलीस्ट आपकी रिवीजन होनी चाहिए हर वक्त। क्योंकि देखो, मेरा जो दिमाग है ना थोड़ा सा डल है मेरा, क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूसली रिवीजन करनी पड़ती है, अदरवाइज आई फॉरगेट ऑल द थिंग्स। तो एक जो नॉर्मल बच्चे को जो रिवीजन करेगा ना 5, तो मुझे 10 रिवीजन करनी पड़ती है, क्योंकि मैं थोड़ी स्लो लर्नर हूँ। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी, जितनी आपको रिवीजन हो सके ना, आप दो सब्जेक्ट्स लो, पर दो सब्जेक्ट्स को इतने अच्छे से कर लो ना कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सके। क्वेश्चन रेगुलरली आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, फिर आप देखो कि आप सॉल्व कर सक रहे हो। अगर आप कर रहे हो ना, तो इट मीन्स यू आर ऑन द गुड पाथ। अपने आप को एनालाइज करते रहो कि आपको जैसे सिर्फ प्रेयर नहीं करना, अपने आप को देखना भी है। अपने आप टेस्ट देते हो ना, तो आप अपने आप को पहले टेस्ट दो, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जी मैम, जैसे आपने जिक्र किया ना कि 2020 जुलाई में आपने स्टार्ट किया इस चीज के लिए, जी जी। थ्रू अपने फ्रेंड से पूछा, बाकी सीनियर से पूछा एंड ऑल दैट, तो उससे उस टाइम से लेकर कितना टाइम लगा आपको पर्टिकुलरली सिलेबस कंप्लीट करते हुए? सिलेबस मैंने नेक्स्ट, मतलब मैंने पहले, मुझे पता है ये थोड़ी गलत स्ट्रैटेजी हो जाती है, मुझे अभी तक याद है अक्टूबर 2021 में मेरी पीएचडी में सिलेक्शन हो गई थी, 2021 में। तो उसी दौरान आई गेस मैंने पहला प्रीलिम्स भी दिया था, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। और तब तक मैंने प्रीलिम्स तक का पढ़ा था, मैंने सिर्फ प्रीलिम्स तक का पढ़ा था। और उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया ना, मेरे को पता है ये मेरी थोड़ी गलत स्ट्रैटेजी रही है, बट अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प की स्ट्रैटेजी में भी, कि मैंने प्रीलिम्स का पहले पोर्शन कंप्लीट किया इस पीरियड में। फिर उसके बाद मैंने जो मेंस की, जैसे सोसाइटी एक
टॉपिक होता है वो मैंने स्पेसिफिकली नहीं प्रिपेयर किया था, और डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, और भी ऐसे सब्जेक्ट्स, एथिक्स होता है, तो वो मैंने बाद में प्रिपेयर किए 2021 अक्टूबर 2021 तक। उसके बाद भी दिसंबर, क्योंकि सेकेंड वेव कोविड की जनवरी में आई थी, तब मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। कि ऐसा हो गया था कि वो कोविड का पीरियड था ना, तो वे भी थोड़ा इफेक्ट हो गई थी, मेरी बहन भी, छोटी बहन थी, वो भी इफेक्ट हो गई थी कोविड से। तो ऐसा होता था कि कभी सर दर्द भी होता था ना, मुझे इतना प्रेशर होता था कि नहीं सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो वो सर, क्योंकि कोविड में आपका सर फीवर तो आपको होता ही है, पर सर दर्द भी जी। होता है। बट नहीं, वो मैं वीडियोस फिर भी देखती थी कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम है, क्योंकि अब मैं लैब नहीं जा रही हूँ, तो मुझे ये टाइम भी करना पड़ेगा। तो वो चीज है कि नटल में आप हार्ड वर्क तो ये चीजें बहुत करना मतलब आपका कहने का मतलब है कि मेंस की प्रिपरेशन और प्री की प्रिपरेशन साथ साथ करनी चाहिए टोटल मिला के ना। हाँ, करनी चाहिए, बट मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम भी कम था, और मैंने कहा मैं स्लो लर्नर हूँ, तब उस पीरियड तक मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की थी। इसके बाद ये बताइएगा मार्क्स को लेकर ना, जब भी टेंथ का रिजल्ट, आपने भी ये सर्कमस्टांसेस देखे होंगे अपनी लाइफ में, मार्क्स जब रिजल्ट आता है टेंथ का, तो आपके रिलेटिव्स रिश्तेदार आपको कॉल्स करके पूछते हैं आपके कितने मार्क्स आए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो जाहिर सी बात आपकी तारीफ की जाती है कि ये बच्ची या ये बच्चा आगे कुछ करेगा। जो बेचारा 70% ले रहा है, 60% ले रहा है, 50% ले रहा है, उसके लिए तो पहले ही वो ना उम्मीद हो जाते हैं, उनको कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, बेहतर है कुछ और कर ले। तो उस चीज को लेकर आप कैसे देखते हैं उन चीजों को सबको? सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, 6 स्टैंडर्ड तक ना मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट थी। वो स्टूडेंट थी कि मैं टीचर का नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि 6 स्टैंडर्ड में मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि वो होते हैं ना क्लास के कुछ अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, और मैक्सिमम बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं या मिडिल होते हैं या एवरेज होते हैं, तो मैं हम्म। एवरेज वालों में फॉल करती थी। तो हमारी एक टीचर थी, उन्होंने क्या किया कि वो भी तंग आ गए थे कि बच्चों के इतने कम मार्क्स आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ बच्चों को ना, जो अच्छे बच्चे थे उनकी नजर में, उनको उन्होंने फर्स्ट डेस्क पे बिठाया, और जो बाकी बच्चे थे ना उनको पीछे कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आगे वालों को पढ़ाऊंगी और वो पीछे वालों को नहीं पढ़ाऊंगी। ये 6 स्टैंडर्ड की बात है, और मुझे आज तक इसलिए याद है क्योंकि वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, कि सिर्फ उन बच्चों को क्या इज्जत मिलती है जो इंटेलिजेंट हो, और उन बच्चों को इज्जत नहीं मिलेगी कि वो जो नालायक हो या फिर जो अच्छे ना हो। और ट्रस्ट में कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता है, क्योंकि अगर मेरे को भी उस कैटेगरी में, अगर मैं भी उस कैटेगरी को बिलोंग करती थी ना, तो कोई नहीं होगा। अगर जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना आपकी लाइफ में, वो आपका हार्ड वर्क होता है। और 8 7 स्टैंडर्ड में हमारी सेक्शंस चेंज हुई, और फ्रेंड्स का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड आई वांट टू टेक देयर नेम, कि मैं उन बच्चों के साथ आई कि सुमन मीत एक मेरी क्राइस्ट में एक फ्रेंड थी। तो मैंने देखा यार ये बच्चे कितने अच्छे हैं, और इनको कोई प्राउड भी नहीं था कि वी आर इंटेलिजेंट, ये हेल्प करते थे। मैं उनसे पूछती थी कि आपका टाइम टेबल क्या है। हरमीत मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, तो मैं इनसे उस वक्त पूछती थी कि आप कैसे पढ़ते हो, तो वो बताते थे कि हम इतना इतना घंटा पढ़ते हैं। और मुझे अभी तक हरमीत की बात याद है, होपफुली वो आज सुन सकता हो। वो बोलता था कि मैं कभी भी रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ, 1 घंटा पढ़ता हूँ, बीच में ब्रेक लेता हूँ। तो वो इंस्पिरेशन ले लेके फिर मेरी 8 स्टैंडर्ड में एक नई फ्रेंड बनी महरीन। तो उन सब से मैंने, एक होता है ना आप सीखते हो, आप अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहते हो, तो उनके साथ ही रह रह के मैंने सीखा और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना सीखा। और मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगी, क्योंकि देखो होते हैं कुछ लोग आपकी लाइफ में ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर मैं 11th 12th में आई, तो मैं नए टीचर्स के पास आई, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि अमरजीत सर हैं, जिन्हें हम मुन्ना सर के नाम से जानते हैं केमिस्ट्री में, और मोहर सर हैं फिजिक्स के, और अशोक सर हैं, क्योंकि अशोक सर इज लाइक एवरीथिंग टू मी। उनकी वजह से ही मैं आज तक बॉटनी के करियर में, क्योंकि उन्होंने इतना मुझे वो किया ना, एक मोटिवेट होता है ना बच्चों को आप करो कि दे विल एक्सेल। तो कहीं ना उन टीचर्स का भी मेरी लाइफ में बहुत रोल रहा है। तो फिर मैं यहाँ पर आई GCW गांधीनगर जम्मू में। तो यहाँ पर भी मुझे टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया ना, कि कभी भी मैंने वो बुल्ली नेचर नहीं फेस किया। एक बार सिर्फ अपनी लाइफ में फेस किया, और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, कि वो आज तक मैं उसको मार्क्स ना। मार्क्स कितने रहे आपके? और आपके आपके मार्क्स भी मार्क्स मैंने कितने रहे? आपको बोल रही हूँ ना, कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट से ब्राइट स्टूडेंट की तरफ बढ़ना चाहती थी।
तो मार्क्स भी मेरे ऐसे रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड में मेरी 88% ही आई थी उस वक्त, इतना क्योंकि बच्चे तो 100% 99% भी लेते थे, एग्जैक्टली। तो मैं ठीक थी 6th 12th में थोड़ी मेहनत की तो 92.4% आई, तो उस वक्त भी थोड़ा सा दुख लग गया था कि बच्चों के थोड़े मुझसे मार्क्स थे, वो होता है ना लड़कियों में रहता है कि वो 92% में भी सेटिस्फाइड नहीं रहती हैं। तो कॉलेज में जब मैं आई, कॉलेज में भी मेरी परसेंटेज बीएससी में 78% बनी, बट आई वॉज हैप्पी इनफ कि ठीक है मेरे मार्क्स इतने भी। मास्टर्स में भी मेरी परसेंटेज 78.6 ही है। तो और आप तो मेरे टीचर्स से भी जब मैं मिलती हूँ ना, वो यही चीज बोलते हैं, जब मैं अभी अपनी मास्टर्स की टीचर्स से मिलने गई, वो यही कहते हैं कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप टॉपर हो, आपको जो कैरेक्टर होता है ना, द वे यू डील विद अदर्स, वो मैटर करना हम्म, चाहिए। मेरे लिए भी यही चीज मैटर करती है अपना। जैसे आपने जिक्र किया अपने फ्रेंड्स का, क्या वो भी जी इस फील्ड की तरफ या कामयाबी हासिल कर चुके हैं, या क्योंकि आप जी मैम। जी मैं बताना चाहूंगी कि मेरे सारे फ्रेंड्स ही जिनका मैंने नाम लिया, कुछ वेटरनरी डॉक्टर हैं, कुछ आईआईटी एल्यूमनाई होने के बाद वो अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं। आई डोंट रिमेम्बर कि वो कौन सी कंपनी में है, कुछ अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह आई नो देम कि उनकी मेहनत है, उन्होंने मुझे गाइड किया है, वो भी आगे वो सक्सेस होंगे। कुछ होती हैं कमियां कि बंदे में कभी कभी उसका अप्रोप्रिएट टाइम नहीं आया होता है, वो भी सिविल सर्विसेज में प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो भी, जैसे मैंने आपको बताया, एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो भी अभी इस जर्नी में लगा हुआ है, बट आई नो कि वो, उसने मुझे गाइड किया है, तो वो भी एक दिन सक्सेसफुल तो होगा ही होगा। एक वेबसाइट पे मैं पढ़ रहा था, बसंत रथ को लेकर, आप बोलते हैं कि उन्होंने काफी सपोर्ट किया, एक वेबसाइट पे लिखा हुआ था, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे? क्या कब आपको लगा, कब आपको उन्होंने ऐसा इंस्पायर किया कि आप इस फील्ड की तरफ आ गए? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला ना कि जो मुझे बुक्स प्रोवाइड की गई थी, सबसे पहले तो सर ने ही वो मुझे प्रोवाइड की थी। एक वो होता है ना कि आपके एक रोल मॉडल रहते हैं, आप उनको, मैंने उसमें भी ये जिक्र किया था कि उन्होंने हमेशा मेरी लाइफ में हैग्रिड का रोल प्ले किया है, क्योंकि एक वो होता है ना कि आपको नहीं पता होता है रास्ता, आपको वो गाइड करना, क्योंकि एक जो उन्होंने बुक्स मुझे प्रोवाइड की ना, दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी टू प्रिपेयर। अभी भी मैं उन्हीं बुक्स से पढ़ती हूँ, उसी से प्रिपेयर करती हूँ। फिर जब लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा, इंटरव्यू के टाइम पे जब हम 3 बच्चे थे, एक तो ऑलरेडी सर्विसेज में है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो एक है वो स्टूडेंट, हम 3 बच्चे सर के पास जाते थे। तो जब हमारा इंटरेक्शन होता था तो सर हमेशा मुझे बोलते थे कि वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो भाई इसमें तो मुझे दिखता है ये यूपीएससी वाली बच्ची है, इसको इसको नहीं करना चाहिए। तो वो चीजें थी कि सर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि जब मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, हम रथ सर का ना एक रूट पार्ट ही हमने देखा है ना, कि वो हमें लगते हैं कि वो रूट हैं, बेइज्जती करते हैं, और ट्रस्ट में मुझे बहुत बेइज्जती पड़ी है सर से भी। वो फेज भी मैंने देखा है सर का, कि जब सर से इंटरेक्शन होती थी मैं नहीं बोल पाती थी, बंदा इंसान डर जाता है ना, तो मैं वो डर निकल जाता था। तो वो यही कहते थे कि अभी तुम डर रही हो तो बाद में कैसे करोगी, तुम कैसे फेस करोगी। तो काफी डांट पड़ती थी मुझे सर से। और मैंने एक सर का ना वो सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है ना, वो पार्ट भी देखा सर का, जब मेरा नहीं हुआ, मेरी फैमिली इमोशनली ब्रेक डाउन होगी, तो सर ने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि नहीं, यू शुड प्रिपेयर, यू शुड नॉट, आपको हार नहीं माननी चाहिए। तो वो फेज भी सर का मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, कि एक मेंटर की तरह सर ने, एक भाई, बड़े भाई की तरह, एक बड़े मतलब गॉड फादर जो होता है ना, कि उनका रोल मेरी लाइफ में रथ सर ने प्ले किया है। और वो मैं कभी भी, बस आई एम थैंकफुल टू गॉड कि सर जैसे इंसान मेरी लाइफ में हमेशा मुझे इंस्पायर करने के लिए थे। सबम, जैसे हम इतने बड़े एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो बहुत सारी हमें पैशंस तो रहना पड़ता है इस चीज के लिए, लेकिन उसके बीच में जेके भी फॉर्म निकालती है, अकाउंट असिस्टेंट के एंड ऑल दैट, काफी एग्जाम रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या कभी जहन में आया मैं इस एग्जाम के लिए भी करूं? क्योंकि फैमिली की मतलब काफी लोग ऐसे कहते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हो, पहले आप छोटे एग्जाम के लिए भी दे दो, क्या पता उसमें जॉब ना लगे। इस चीज को कैसे टैकल करते थे? क्या एग्जाम देते थे या छोड़ देते थे?
जी। देखो, जब वही 2020 का बात होता है ना, आप मास्टर्स करते हो, आपके पास कुछ होता नहीं है, तो डेफिनेटली आप उन पोर्शंस पे जाते ही हो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट लगे। तो मैंने फॉर्म भरती थी, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी वो नहीं किया कि भरा, पर मैंने कभी जाना जाना नहीं मेरा हो पाया, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं पीएचडी में भी थी, कि वो जो पार्ट है मैंने अभी यहाँ डिस्कस नहीं किया है, वो मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे बैलेंस किया है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई गाइड, मेरी लाइफ में ना मुझे सब अच्छे लोग ही मिले हैं। मेरे गाइड भी इतने सपोर्टिव थे ना कि यूजुअली ऐसा होता है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में, जो हमारे जैसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे नहीं है लो ये चीजें होती, बट गाइड ने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया कि नो, यू इफ यू वांट टू डू यू कैन। मैंने लास्ट में ही, इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग के डेज में नहीं बताया, तो लास्ट में जब मैंने बताया, जब मेरे एग्जाम्स आ रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने सर को जब बताया, तो सर ने कहा कि इट्स ओके, बट आपको बैलेंस खुद करना पड़ेगा। वो मुझे हमेशा बोलते थे, बट ऐसा होता था ना कि जब मेरे वहाँ रिजल्ट्स नहीं आते थे, तो वो प्रेशर नहीं मुझ पर बिल्ड होता था कि क्यों नहीं आ रहे रिजल्ट, क्योंकि तुम दो जगह पे फोकस कर रही हो। बट सर कहते थे ओके, दे विल कम। और अल्लाह के करम से वहां पर भी अब रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए थे। कि मदद वही होती है ना, कि जब आपको किसी पे यकीन होता है, ऊपर वाली जात पे, तो वो हमेशा आपकी मदद करता है, करता ही करता है। मैम, कोचिंग को लेकर सेल्फ स्टडी करें, ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाए? ऑफलाइन के लिए जाना है तो 4 से 5 लाख, आप दिल्ली में जाते हैं तो नॉर्मली 4 से 5 लाख जाता है, रूम भी लेना है। तो इस चीज को जो स्टूडेंट, जो पुंछ का एक पिछड़े इलाके में रहता है, जो इतना कुछ प्रोवाइड नहीं, इवन पुंछ में ऐसे इलाके हैं जिसमें वाईफाई भी प्रोवाइड नहीं है, तो वो उस सरकमस्टांस में रहकर क्या करेंगे? देखिए सर, मैं आपको यही चीज बोलूंगी कि कोचिंग नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर आपको वो एक साइकोलॉजिकल आपने माइंड बनाया होता है ना कि आप कोचिंग करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो आपको, आपकी चॉइस है, मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगी। बट कितने ऐसे टॉपर्स भी हैं यूपीएससी के निकले हुए, जिन्होंने विदाउट कोचिंग की है ये जर्नी अपनी। तो मैं उन बच्चों को भी देखती हुई थी कि कोचिंग इतना नहीं है। हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की, क्योंकि टेस्ट आपको इवेलुएट भी करना होता है ना कि आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज मैंने भी ज्वाइन की थी। बट मैं आपको यही वापस से बोलना चाहूंगी, आज आपके पास हर सोर्स अवेलेबल है। टेलीग्राम जैसी एक ऐप है, जहाँ पे आप नोट्स से लेके उससे रिलेटेड सब कुछ आपको अवेलेबल, वीडियोस भी मिल जाती हैं। आज जो बच्चे गांव में रहते हैं, मुझे पता है वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल दे कैन मूव टू सिटीज, और सिटीज में भी वाईफाई अवेलेबल होता है। वीडियोस को डाउनलोड करना है, आज मैक्सिमम बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन्स हैं। आपको क्या करना है, बस अपना टाइम निकालना है, जो आप, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आज सोशल साइट्स पे प्रेजेंट होते ही हैं, वहां पे हम वीडियो स्क्रॉल करते हैं, ये वीडियोस भी हमने देख ली, वन एंड द सेम थिंग। बस आपको अपनी स्ट्रैटेजीज, वो होती है ना, प्रेफरेंसेस आपको बदलनी पड़ती हैं। मेरा तो यही था कि मुझे नहीं लेनी है, कि मुझे चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो, ऑफलाइन कोचिंग हो, एक बस एक गाइडेंस होती है। वो गाइडेंस होनी चाहिए आपके पास, बुक मटेरियल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। इन केस अगर अभी भी बच्चों को मेरी स्ट्रैटेजी नहीं हो समझ आई है, तो मैं उनसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ बना के, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, मैंने उनको सेंड किया है। इन केस अगर बच्चों को नहीं समझ आई है, तो मैं अपना मेल भी आपके थ्रू देना चाहूंगी, दे कैन कंटैक्ट मी थ्रू द मेल्स। अगर उनके पास बुक्स नहीं है अवेलेबल, तो कंटैक्ट बसंत रथ सर। उनका एक मेल है pplypuri6@gmail.com, और वो टीम बसंत के नाम से टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, जहाँ पे उन्होंने अपनी डिटेल्स शेयर की हैं। एक हेल्पफुल एंड नीडी, जो बच्चा अपनी कॉम्पिटेंस सर को शो कर लेता है ना कि यस आई एम वर्थ ऑफ दिस एग्जाम, सर उसकी हर तरह से मदद करते हो। और स्पेशली तो सर ने तो अपने इंटरव्यू में भी हमेशा ये पुंछ का मेमोरेंस किया है कि सर की बहुत अच्छी गुड मेमोरीज हैं पुंछ के साथ। तो पुंछ के बच्चों के लिए तो सर इज ऑलवेज अवेलेबल, बट सर का थोड़ा एक प्रोटोकॉल रहता है कि सर को, वो जो मॉर्निंग में बच्चे एक्टिव होते हैं ना, जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सर थोड़ा वो चीज चेक करते हैं। तो अदरवाइज सर इज ऑलवेज अवेलेबल। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, सर जैसे और भी कहीं बच्चे हैं जो ऐसे हेल्प करते हैं। तो बस एक वो है कि पता नहीं है, बच्चे अवेयर नहीं है इस चीज की। तो अगर आपके माध्यम से मैं ये चीज बता सकती हूँ बच्चों को कि कंटैक्ट बसंत रथ सर, तो ही विल बी मोर हैप्पी।
मैम बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। बहुत सारी बातें आपने क्लियर कर दी हैं। मुझे उम्मीद रहेगी कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को बाद में देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपके टिप्स एंड स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करेंगे। जी मैम। जी जी, थैंक यू सो मच।